Hello everyone, welcome to Gate Academy. This is our lecture number 10 on electrical measurements और हम हमारे आज की क्लास में एनर्जी मीटर जो टॉपिक है हमारा एनर्जी मीटर इस एनर्जी मीटर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। ये एनर्जी मीटर क्या है, कैसा दिखता है, जो हमारे घरों में पहले के समय में हुआ करता था। फिलहाल जो हम लोग अभी एट प्रेजेंट जो हमारे घर में एनर्जी मीटर है वो डिजिटल एनर्जी मीटर है। उसका वर्किंग बिल्कुल डिफरेंट है। बट हमारे जो एग्जाम में पूछा जाता है वो हमारे जो पहले के समय में हम ब्लैक कलर का एक एनर्जी मीटर यूज करते थे जिसके बीच में एक ऐसा डिस्क गोल गोल घुमा करती थी, है ना। उस एनर्जी मीटर की बात करेंगे, वही हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, उसी को हमको पढ़ना है ना। बट बिफोर स्टार्टिंग जो भी एस्पिरेंट्स बीपीएससी एई की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि गेट एकेडमी आप सभी के लिए बीपीएससी ए 2025 के लिए कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको केवल और केवल 1111 रुपीज में कंप्लीट कोर्स का कवरेज प्रोवाइड किया जा रहा है ना। तो आप जरूर जाएं यार, इस बहुत ही अच्छे ऑफर का, एक बहुत ही अच्छे कोर्स का, एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स का आप अपना फायदा ले सकते हैं यहाँ से। और मिनिमम प्राइस में आप इसको अवेल कर सकते हैं। कहाँ से मिलेगा आपको, तो प्ले स्टोर में जाएंगे, गेट एकेडमी की ऐप है उसको इंस्टॉल कीजिए, वहां जाइए, आपको बीपीएससी यही आपको वहां पे नजर आएगा, उसको आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, चलें फिर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज एनर्जी मीटर, कैसे काम करता है, क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं, क्वेश्चंस हमको एग्जाम में कहाँ से आएंगे, वो बेसिक मेन पार्ट है, चीजें हमको जानने वाली है, वो मैं आपको बताते चलूंगा। चले, तो ये हम लोग हमारा लेक्चर 10 है जिसमें हम लोग एनर्जी मीटर को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग कुछ बातों को जानते हैं यार, एकदम बेसिक चीजें क्या क्या एनर्जी मीटर है। तो एनर्जी मीटर एक कैसा टाइप का डिवाइस है, तो एनर्जी मीटर इज अ इंटीग्रेटिंग टाइप डिवाइस। ठीक है, एनर्जी मीटर जो है हमारा इज अ इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग डिवाइस। ठीक है, इंटीग्रेटिंग डिवाइस हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डिवाइसेस एट द स्टार्ट ऑफ द हमारा जो ये सीरीज था वहां पे हम लोग ने देखा था। एक रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, और एक इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है ना। तो इंडिकेटिंग डिवाइस कहना तो ठीक नहीं होगा, ये इसको इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहना चाहिए हमको। इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एनर्जी मीटर कैसा है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। वहीं पे आपसे कोई पूछेगा कि जो पावर को मेजर करता है, पावर मेजरमेंट इज अ डिफरेंट थिंग, एनर्जी मेजरमेंट इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि आपके कोर्स में आपके सिलेबस में कहीं भी पावर मेजरमेंट मेंशन नहीं किया है। इस वजह से मैं आपको ये पावर मेजरमेंट वाला पूरा कंप्लीट एक पार्ट है बड़ा सा, उसको मैं आपको नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, जिसको पावर मेजरमेंट जो किया जाता है वो वॉट मीटर से करते हैं हम लोग। वॉट मीटर इज अ इंडिकेटिंग इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, वॉट मीटर क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो उस प्रेजेंट टाइम में, उस पर्टिकुलर समय में, उस पर्टिकुलर मोमेंट में जो वैल्यू वो जितना पावर वो कंज्यूम कर रहा था उसको शो करती है, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट मिनट यार हम्म, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो इसके प्रीवियस कितना पावर आपने मेजर किया, इसके आगे चल के आप क्या मेजर करने वाले हो या आप इसको कब से यूज कर रहे हो। बट वेयर एज जो इंटीग्रेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या करता है, एक सेट ऑफ रिकॉर्ड बना के चलता रहता है, और वो आपने कितना एनर्जी या कितना एनर्जी आपने कंज्यूम किया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये हमको बताता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है। जिस दिन से आपके घर पे ये मीटर लगा होगा उस दिन से लेके आज के दिन तक के जो भी इसने रीडिंग किया है, जो दिखाती है, वो बताता है कि आपने उस दिन से लेके आज के दिन तक की कितनी एनर्जी कंज्यूम की है ना। जो एनर्जी रीडिंग लेने आते थे पहले हमारे घर में, अभी भी आते होंगे बहुत सारे जगहों में, अभी तो ऐसे स्मार्ट मीटर लगने की बातें चालू हो गई हैं, बहुत जगह ये स्मार्ट मीटर इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट हो गया है। पर अभी भी आपके घर में जो डिजिटल एनर्जी मीटर होगा उसके अंदर भी लोग आते हैं,
तो क्या करते हैं, उस मीटर की रीडिंग को लिखते हैं और उसके ऑटोमेटिकली उसकी जो प्रीवियस रीडिंग है उससे वो क्या होता है, माइनस होता है, और जो दोनों के बीच का डिफरेंस रहता है उतने का वैल्यू आपको पे करना, उतने वैल्यू की एनर्जी को आपको पे करना रहता है। ठीक है। एनर्जी मीटर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एनर्जी मीटर is also known as is also known as किलोवाट आवर मीटर। क्या कहा जाता है इसको, किलोवाट आवर मीटर। इसको ये एक नाम तो पहला हो गया किलोवाट आवर मीटर, दूसरा हम इसको और कहते हैं इंडक्शन वाट आवर मीटर। इंडक्शन वाट आवर मीटर। ठीक है। इसके दो नाम है। अब ये इंडक्शन वाट आवर मीटर, इसका नाम इस वजह से पड़ा बिकॉज ये जो एनर्जी मीटर का वर्किंग प्रिंसिपल है वो डिपेंड किस पे वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या सिंपली कहें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। जिस तरीके से हमारा एक मोटर वर्क करता है, इंडक्शन मोटर वर्क करता है, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, सिमिलर टाइप का ही वर्किंग इसका है। तो इस वजह से हम इसको ये कहते हैं, है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ Faraday's law of electromagnetic induction। ओके। फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये वर्क करता है। ठीक है। अब ये एनर्जी होती क्या है, सिंपल अगर हमको कोई फॉर्मूला बोलेगा तो एनर्जी क्या है, जितना आपने पावर कंज्यूम किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आप एनर्जी को ऐसा लिख सकते हो कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, है ना। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि भाई एनर्जी इज इक्वल टू, जब से स्टार्ट हुआ तब से टी टाइम तक के जो भी आपने पावर कंज्यूम किया वही आपकी क्या है, एनर्जी। हम जानते हैं कि पावर हमारा क्या होता है, हम जानते हैं कि हमारा जो पावर है, पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर का फॉर्मूला होता है एक एसी सर्किट में वी आई कॉस फाई। तो ये हम लोग पावर के जगह लिखे वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर और डी टी टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसलिए। ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, एनर्जी मीटर का। ठीक है। एनर्जी मीटर क्या करता है भाई, तो एनर्जी मीटर हमारा क्या करता है, पावर मेजरमेंट करता है और उसको रिकॉर्ड करता हुआ चलता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है। इसमें आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि 1 किलो वॉट आवर, 1 किलोवाट आवर को हम क्या कहते हैं, एक यूनिट कहते हैं। हमारे यहाँ पे बोला जाता है ना कि इतने यूनिट की आपको बिल का पेमेंट करना है, तो वो एक यूनिट क्या बताता है, 1 किलोवाट आवर। जब आप 1 किलोवाट आवर कंज्यूम करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, 1 यूनिट एनर्जी कंजम्पशन कहलाएगा। ठीक है। अगर आप एसी में मेजरमेंट कर रहे हो और अगर आप डीसी में मेजरमेंट कर रहे हो, दो टाइप की चीजें आएंगी अब। ठीक है। एसी में मेजरमेंट और डीसी में मेजरमेंट। तो एसी अगर मेजरमेंट करेंगे फॉर एसी सर्किट, फॉर एसी सर्किट, फॉर एसी सर्किट क्या होगा, एनर्जी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ किलोवाट आवर। एनर्जी इज measured in terms of, इन टर्म्स ऑफ किलोवाट आवर। एसी मेजरमेंट में किलोवाट आवर में हम लोग हम इसको मेजर करते हैं, ये तो हम जान ही रहे थे। एग्जाम में आपसे अगर क्वेश्चन कह दिया कि फॉर डीसी सर्किट, अगर कोई डीसी सर्किट है तो क्या आप उसको भी एनर्जी, वहां भी एनर्जी आप किलोवाट आवर में मेजर करोगे, तो नहीं। वहां पे हम एनर्जी मेजर करते हैं एम्पियर आवर में। एनर्जी इज measured in terms of
एम्पियर आवर। क्लियर? तो ये आपके दो क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, जहां से आपको पूछ सकता है कि एनर्जी, एसी सर्किट में हम लोग एनर्जी किस में मेजर करते हैं, तो किलोवाट आवर में, डीसी में किस में करते हैं, एम्पियर आवर में, है ना। वाट मीटर किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, तो वाट मीटर एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, वेयर एज एनर्जी मीटर किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। एनर्जी मीटर को हम लोग और कौन से नाम से जानते हैं, तो किलोवाट आवर मीटर भी कहा जाता है, इंडक्शन वाट आवर मीटर भी कहा जाता है। कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। और 1 किलोवाट आवर जो हमारा रहता है वो किसके बराबर होता है, हमारी 1 यूनिट के बराबर होता है। क्लियर है? ठीक। अब अगर मैं बात करूं आपसे, तो अब अगर मैं आपसे बात करूं कि एक एनर्जी मीटर के अंदर हमारे जो क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, क्या क्या डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं। एनर्जी मीटर कंसिस्ट ऑफ, देखिए पढ़ने जाएंगे तो एनर्जी मीटर के अंदर बहुत सारी चीजें इन द सेंस, मतलब किस तरीके से डिस्क रोटेट करता है, उसके टॉर्क के इक्वेशन के डेरिवेशन से लेकर के फेजर डायग्राम के बनाने तक के। बट क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो एक इन जनरल आपके चीजें यहाँ पे पूछी जाएंगी, तो वो उतना इन डेप्थ नहीं जाने वाला है उसमें, है ना। जो जहां तक की रिक्वायरमेंट है, जितना आपको वर्किंग पता होना चाहिए, क्या कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए, वो सब चीजें मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। डेरिवेशन वगैरह करके आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो एनर्जी मीटर कंसिस्ट ऑफ, पहला क्या, पहला हमारे पास इसमें रहता है ड्राइविंग मैकेनिज्म। फर्स्ट वन इज द ड्राइविंग मैकेनिज्म। ड्राइविंग मैकेनिज्म क्या चीज है और क्यों जरूरत पड़ी, तो देखो भैया ये हमारी एनर्जी मीटर है, तो एनर्जी मीटर में ये जो एक तो हमारा, ये जो हमारा यहाँ पे ये डिस्क नजर आ रहा है, ये व्हाइट कलर का, इसके ब्लैक सर्कल के अंदर में, ये डिस्क को कंटिन्यूअसली आपको क्या करना है भैया, रोटेट करके रखना है। जितना ये डिस्क रोटेट होगा उतना आपको क्या कहलाएगा, आपको कहलाया जाएगा कि उतनी एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो। तो डिस्क रोटेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, ड्राइविंग मैकेनिज्म चाहिए। ठीक। देन वी हैव रोटेटिंग मैकेनिज्म। रोटेटिंग मैकेनिज्म। नेक्स्ट वी हैव ब्रेकिंग मैकेनिज्म। ब्रेकिंग मैकेनिज्म। और उसके बाद है हमारे पास रिकॉर्डिंग या रजिस्टरिंग मैकेनिज्म। रिकॉर्डिंग और रजिस्टरिंग मैकेनिज्म। ठीक है। तो ये डिफरेंट हमारे पास चार मैकेनिज्म है, इन चारों को हमको पढ़ना है बहुत डिटेल में, डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं, वैसे ड्राइविंग मैकेनिज्म ही आपको जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ेंगे। बाकी के अंदर सब थ्योरी थ्योरी वाली पार्ट है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि एक एनर्जी मीटर दिखता कैसा है, इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसा कैसा कनेक्शन होता है। तो ये हमारे पास एक एनर्जी मीटर है। ठीक। ये एनर्जी मीटर के क्या क्या पार्ट्स हैं मैं आपको बताता चलता हूँ, है ना। देखिए, आप जब एनर्जी मीटर घर पे लाते हैं, तो जब हमारे पास ये एनर्जी मीटर आपके घर पे आएगी, ठीक है। तो इसके देखिए चार टर्मिनल्स होते हैं आपके, चार टर्मिनल्स। ठीक। ये जो टर्मिनल रहता है कहाँ से आता है, सप्लाई से आता है, जो भी आपका स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपको सप्लाई करती है। और यहाँ से आपके घर के अंदर चला जाता है, जो कि आपके यहाँ पे लोड कनेक्टेड होते हैं, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हो चार टर्मिनल्स हैं। दिस वन इज द फर्स्ट टर्मिनल, मैं बोल देता हूँ ए बी, और ये दूसरा टर्मिनल मेरा क्या है, सी डी। यहाँ पे आपका क्या कनेक्टेड रहता है, लोड कनेक्टेड रहता है। लोड इन द सेंस हमारे घर में जो भी लाइट पंखा फ्रिज कूलर टीवी एसी चलता है वो सब हमारे लोड है। और यहाँ से एसी सप्लाई है, जो आपको आपका लोकल पावर कहना चाहिए कि जो
स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपको एनर्जी सप्लाई कर रही है। ठीक है। अब इसके अंदर ये जो पूरा अरेंजमेंट है, इसके अंदर क्या चीज है, तो इसके अंदर आपको दो चीज देखने को मिलेगी। फर्स्ट थिंग इज द शंट मैग्नेट एंड सेकंड थिंग इज द सीरीज मैग्नेट। तो शंट मैग्नेट हमारा कहाँ पे है, ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है हमारा, मैं आपको दिखा दूं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि शंट मैग्नेट पे कौन सी वाइंडिंग लपेटी जाती है। तो बहुत ही सिंपल, अभी तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। शंट मैग्नेट कौन से शेप का होता है, तो शंट मैग्नेट आपके एग्जाम में अगर पूछे अगर, तो आपको बताना है कि शंट मैग्नेट ई शेप का होता है। ठीक है। तो ये जो मैंने हैश किया है, ये क्या है, हमारी शंट मैग्नेट है। ठीक। ये शंट मैग्नेट है, इसमें का मतलब ये नहीं कि ये ऑलरेडी परमानेंट मैग्नेट है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसके ऊपर हम लोग ने ये वाइंडिंग लपेटी हुई है। और ये वाइंडिंग के लपेटने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, जब भी इसमें करंट फ्लो होगी, एसी करंट फ्लो होगी, तो ये एक सॉलिनॉइड के ऐसा एक्ट करेगा और एक मैग्नेट बनाएगा। और वो मैग्नेट की जो फ्लक्स है वो ऐसे यहाँ से नीचे की ओर आएगी। ठीक। ये हमारा शंट मैग्नेट। नेक्स्ट इज सीरीज मैग्नेट। तो ये मेरा सीरीज मैग्नेट है। सीरीज मैग्नेट, सीरीज मैग्नेट कहाँ है हमारा, ये हमारा क्या है, सीरीज मैग्नेट है। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो सीरीज मैग्नेट में क्या कौन से शेप का होता है, तो सीरीज मैग्नेट यू शेप का होता है। क्लियर। ये दो चीजें हो गई, फर्स्ट इज द शंट मैग्नेट, सेकंड इज द सीरीज मैग्नेट। ये ये जो शंट मैग्नेट है और सीरीज मैग्नेट है, ये डिस्क को रोटेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड फ्लक्स होती है, जो फ्लक्स का इंटरेक्शन होता है, वो सब चीजें आपको यहीं से देखने को मिलने वाली है। क्लियर। हम लोग आगे चले तो हमको नजर आएगा ब्रेकिंग मैग्नेट। ये ब्रेकिंग मैग्नेट क्या है, ये ब्रेकिंग मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट है। दिस इज द परमानेंट मैग्नेट। ये किसका पार्ट है, ये ब्रेकिंग मैकेनिज्म का पार्ट है। इस ब्रेकिंग मैग्नेट जो कि एक परमानेंट मैग्नेट होता है, उसको डिस्क के ऊपर कुछ इस तरीके से लगाया जाता है। और ये क्या काम करता है, हमारी डिस्क के अंदर जो, सॉरी, हमारे एनर्जी मीटर के अंदर जो डिस्क है, उस डिस्क का अननेसेसरी रोटेशन या एक्सेस रोटेशन को रोकने के लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक है। ये हम लोगों ने बीच में एक स्पिंडल लगाया है, आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा होगा, ये हमारा स्पिंडल है। इस स्पिंडल के ऊपर मेरी ये डिस्क क्या है, अटैच्ड है। ठीक है ना। ये मान लो मेरा स्पिंडल है, तो इस स्पिंडल के ऊपर मेरा डिस्क ऐसे अटैच है। तो जब ये डिस्क घूमेगा तो मेरा स्पिंडल भी क्या करेगा, इसके साथ ही साथ रोटेट करेगा। ठीक है। सॉरी, ये डिस्क रोटेट करेगा, उसके साथ ही साथ क्या होगा, मेरा जो, सॉरी, ये डिस्क रोटेट करेगा तो मेरे साथ ही साथ इसका स्पिंडल रोटेट करेगा। ये स्पिंडल अगर यहाँ रोटेट कर रहा है, तो स्पिंडल के साथ में टॉप में यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म लगा रहता है। वो रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म कुछ कैसा नजर आएगा आपको, ये ऐसा जैसे आपके गाड़ी का ओडोमीटर रहता है, उस तरीके से रहता है, 0 1 3 2 4, जो आप बोले। तो इस तरीके से ये रहता है। ये बाई विद द हेल्प ऑफ गियर, गियर के हेल्प से हम लोग इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म है। ठीक। देखिए, एसी पावर सप्लाई में आप ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आपकी जहां से भी आपकी पावर सप्लाई आ रही है, वहां से हम लोगों ने क्या किया, पहले यहाँ से सप्लाई लिया, देन यहाँ पे हम लोग ने बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल यहाँ पे लपेटे, और फिर उसको वापस क्या कर दिया, देखा तो इसके साथ में पैरेलली कनेक्ट कर दिया। ठीक है। वाइल जो हमारा जो सीरीज मैग्नेट है, जो सीरीज मैग्नेट है वो कैसे कनेक्टेड है, देखिए वो किसके साथ है, लोड के साथ सीरीज में। और जो हमारा शंट मैग्नेट है वो क्या है, वो हमारे सप्लाई के साथ पैरेलली कनेक्टेड है। तो ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे पूछेगा शंट मैग्नेट या शंट मैग्नेट पे लपेटी हुई कॉइल। हाँ, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज ये कि शंट मैग्नेट के ऊपर जो कॉइल को हम लोग लपेटते हैं, वो कॉइल का हम क्या कहते हैं, प्रेशर कॉइल कहते हैं। शंट मैग्नेट के ऊपर जो कॉइल हम लोग ने ये जो यहाँ पे कॉइल्स लपेटी हुई है, ये क्या कहलाती है, प्रेशर कॉइल कहलाती है। प्रेशर कॉइल कैसे बनता है, लेस नंबर ऑफ टर्न्स, सॉरी, मोर नंबर ऑफ टर्न्स लेस थिकनेस। मोर टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब जितने ज्यादा ज्यादा वायर को बहुत ज्यादा लपेटा गया रहेगा, लेकिन उस वायर का थिकनेस क्या क्या रहेगा, कम रहेगा। थिन वायर, ये वायर जो थिन है, ये किसके रेस्पेक्ट में थिन है, ये वायर जो थिन है वो किसके, ये सीरीज मैग्नेट में जो नंबर ऑफ जो वायर लपेटी जाती है उसके रेस्पेक्ट में थिन है ये। ठीक है।
अब आते हैं हम लोग सीरीज मैग्नेट। तो सीरीज मैग्नेट के अंदर क्या होता है, सीरीज मैग्नेट के अंदर करंट कॉइल हम लोग इसके ऊपर लपेटते हैं, करंट कॉइल इसके ऊपर बनाई जाती है। और ये करंट कॉइल कैसी रहती है, लेस नंबर ऑफ टर्न्स, लेस टर्न्स, और ये कैसी वायर रहती है, थिक वायर रहती है। ठीक। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा अरेंजमेंट रहता है, और ये हमारा पिवेट, पिवेट है जहाँ पे क्या होगा, इसको रोटेट करने की ज्वेल बियरिंग है। वो ज्वेल बियरिंग क्या करती है, रोटेशन के समय फ्रिक्शन को कम कर देती है। तो ये एक ओवरऑल हमारा कहना चाहिए कि ये कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन के साथ यहाँ पे देखेंगे कॉपर शेडिंग बैंड्स हैं। ये कॉपर शेडिंग बैंड्स क्या काम क्या है, ये हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा बैंड लगाते हैं, इसका काम हम लोग मैं आपको आगे बदल के बताऊंगा। क्लियर। तो हम लोग अब देखते हैं वन बाय वन क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट जो मैकेनिज्म की हम लोग ने बात की, सब चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगी, उसको हम लोग वन बाय वन करके अभी देखेंगे। क्लियर। फर्स्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, अब ड्राइविंग मैकेनिज्म को देख रहे हैं। तो ड्राइविंग मैकेनिज्म के अंदर दो चीजें हैं, दैट इज शंट मैग्नेट एंड सीरीज मैग्नेट। तो पहले हम लोग शंट मैग्नेट की बात करते हैं। शंट मैग्नेट जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि शंट मैग्नेट का शेप कैसा रहता है, ई शेप का रहता है, स्मॉल ई नहीं है बेसिकली, कैपिटल ई है। ठीक है। तो शंट मैग्नेट इज ई शेप्ड, ई शेप का शंट मैग्नेट हमारा रहता है। हाईली इंडक्टिव रहता है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थिक वायर, टर्म्स नहीं है टर्न्स है। ठीक है। शंट मैग्नेट क्या है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, शंट मैग्नेट हाईली इंडक्टिव होता है, हाईली रेजिस्टिव होता है, इंडक्टिव कम होता है, कैसा होता है, तो हाईली इंडक्टिव होता है। ठीक है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि शंट मैग्नेट के अंदर जो हमारा जो प्रेशर कॉइल हम लोग उसके ऊपर बनाते हैं, उस प्रेशर कॉइल को बनाने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रहते हैं कि कम रहते हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स रहते हैं, मीन्स ज्यादा टर्न्स रहते हैं। ठीक। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग जो बनाते हैं शंट कॉइल को बनाने के लिए या प्रेशर कॉइल को बनाने के लिए या शंट मैग्नेट को बनाने के लिए, सब चीजें सेम ही है। उसके अंदर जो हम लोग वायर यूज करते हैं वो थिक होता है कि थिन होता है, तो ये कैसा वायर होता है, थिन वायर होता है। ठीक है। पोटेंशियल कॉइल इज प्लेस्ड ऑन शंट मैग्नेट। तो शंट मैग्नेट के ऊपर कौन सी कॉइल हम लोग प्लेस करते हैं, तो पोटेंशियल कॉइल हम लोग उसके ऊपर प्लेस करते हैं। ठीक है, पीसी जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। एंड इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई। कैसे कैसे कनेक्टेड रहती है, सप्लाई के अक्रॉस पैरेलली कनेक्टेड होती है ये। ठीक है, इसका लोड से कोई भी लेना देना नहीं होता है, आइडियली इसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए लोड से, बट थोड़ा बहुत तो रहता ही है। ठीक। तो पोटेंशियल कॉइल क्या रहती है, ये हमको शंट मैग्नेट के ऊपर हम लोग उसको प्लेस करते हैं, लेस नंबर ऑफ टर्न सॉरी मोर नंबर ऑफ टर्न्स, थिन वायर की होती है, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड अक्रॉस दी सप्लाई होती है। द पोटेंशियल पोटेंशियल कैरीज करंट, पोटेंशियल कॉइल कैरीज करंट आईपी, ये आईपी नहीं, आईपी। तो पोटेंशियल कॉइल जो हमारी रहेगी, कहाँ है हमारी पोटेंशियल कॉइल भैया, ये हमारी ये जो है ये प्रेशर कॉइल, यही हमारी पोटेंशियल कॉइल कहलाती है। ठीक है, इसको ये भी एक और नाम दे दो, पोटेंशियल कॉइल। ये पोटेंशियल कॉइल के ऊपर जो हम लोग ने यहाँ पे नंबर ऑफ ये वाइंडिंग्स की हुई है, ये वाइंडिंग्स की में जो करंट फ्लो होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, देखो क्योंकि ये इसके अक्रॉस डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, ये आपके एसी सप्लाई के अक्रॉस डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये पूरा जो एसी सप्लाई का जो वोल्टेज है, पूरा का पूरा वोल्टेज इसके अक्रॉस लग रहा है ना। तो इसके अंदर से फ्लो होने वाली करंट किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी जो आपका जो एसी सप्लाई का जो वोल्टेज है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, है ना। और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके लोड में कितनी करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि भाई आप तो इसके आगे जाके आपका लोड यहाँ पे कनेक्टेड है, इस लोड से फ्लो होने वाली करंट से उसका क्या लेना देना, तो कोई लेना देना नहीं है। वही यहाँ पे ये बता रहे हैं कि द पोटेंशियल कैरीज करंट आईपी, इट इज प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होती है, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड करंट। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि शंट मैग्नेट या शंट कॉइल या प्रेशर कॉइल या पोटेंशियल कॉइल में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सप्लाई वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होती है। कहीं से भी उसका कोई लिंक नहीं है किससे, लोड से, तो लोड से वो इंडिपेंडेंट होती है। ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक। नेक्स्ट इज शेडिंग बैंड। शेडिंग बैंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं ऑन द सेंट्रल लिम्ब ऑफ द शंट मैग्नेट। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था ये शेडिंग बैंड्स को। ये शेडिंग बैंड क्या करता है, लैग प्रोवाइड करता है, 90 डिग्री लैग करने की कोशिश करता है फ्लक्स को। ठीक।
तो ये शेडिंग बैंड कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? ये सेंट्रल लिम्ब में, ये एक साइड लिम्ब है, लेफ्ट लिम्ब है, ये राइट लिम्ब है, ये सेंट्रल लिम्ब है। क्लियर? तो ये होती है हमारी क्या? ये होती है हमारी शंट मैग्नेट। नेक्स्ट इज अवर सीरीज मैग्नेट। नेक्स्ट इज अवर सीरीज मैग्नेट। सीरीज मैग्नेट का शेप क्या है? तो सीरीज मैग्नेट का जो शेप है वो यू शेप का होता है। सीरीज मैग्नेट इज यू शेप्ड। क्लियर? ये आपका पहला क्वेश्चन बन सकता है। सीरीज मैग्नेट के ऊपर कौन सी कॉइल हम लोग प्लेस करते हैं? शंट मैग्नेट के ऊपर प्रेशर कॉइल या पोटेंशियल कॉइल लगा प्लेस करते थे। सीरीज मैग्नेट के ऊपर हम क्या प्लेस करते हैं? करंट कॉइल प्लेस करते हैं। ठीक है। प्रेशर कॉइल कैसा कनेक्टेड था? प्रेशर कॉइल यहाँ पे जो हम लोग ने देखा था ये अक्रॉस द लोड कनेक्टेड था, बट सॉरी अक्रॉस द सप्लाई कनेक्टेड था, बट अगर आप देखोगे ध्यान से तो जो हमारी सीरीज मैग्नेट है, सीरीज कॉइल है, ये सीरीज कॉइल किसके? लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, इस वजह से इसको सीरीज मैग्नेट कहा गया है। और यहाँ पे क्या रहती है? हमारी करंट कॉइल को हम लोग प्लेस करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें बोथ द लिम्स, दोनों लिम्स के ऊपर हम क्या करते हैं? जो हमारे वायर वो लपेटे हुए रहते हैं, टर्न्स रहते हैं। ठीक है, ताकि एक यूनिफॉर्म फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है ये बेसिकली। तो करंट कॉइल इज प्लेस्ड इन ऑन सीरीज मैग्नेट। सीरीज मैग्नेट के ऊपर करंट कॉइल प्लेस की जाती है। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा लोड के साथ सीरीज में जो कॉइल को हम कनेक्ट करते हैं वो कॉइल कौन सी है? तो वो कॉइल कौन सी है? करंट कॉइल है। ठीक है। एंड कैरीज अ करंट आईसी, कैरीज अ करंट आईसी प्रोपोर्शनल टू द लोड, प्रोपोर्शनल टू द लोड। तो जो करंट इसमें फ्लो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? आपके लोड के ऊपर। लोड के ऊपर डिपेंड करने का मतलब है भाई देखो वोल्टेज तो कांस्टेंट आ रहा है 230 240 वोल्ट, लेकिन आपके घर में जितना ज्यादा ज्यादा आप अप्लायंसेस को ऑन करते जाओगे या यूज करने स्टार्ट कर दोगे उतनी ज्यादा करंट आप लेना स्टार्ट करोगे। ठीक है। तो लोड के ऊपर डिपेंड करता है ये इसमें से प्रोड्यूस होने वाली यहाँ से करंट। ठीक। नेक्स्ट इज ये क्या रहते हैं हमारे? तो फ्यू टर्न्स हैं, ये टर्म्स नहीं है। फ्यू टर्न्स ऑफ थिक वायर। थिक वायर के कुछ नंबर ऑफ टर्न्स, लेस नंबर ऑफ टर्न्स, लेकिन वायर कैसा रहेगा? थिक रहेगा। इसका जस्ट अपोजिट कहाँ पे था? पोटेंशियल कॉइल में था, जहां पे थिन वायर्स के मोर नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग वहां पे यूज कर रहे थे। ठीक है। फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द करंट कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड। है ना? तो यहाँ पे जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा हमारे फाइव सी, इट इज प्रोपोर्शनल टू लोड। लोड के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके यहाँ पे कितनी फ्लक्स प्रोड्यूस हो रही है। वहीं पे अगर हम लोग शंट मैग्नेट की बात करेंगे तो शंट मैग्नेट के अंदर जो 5P प्रेशर कॉइल है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? सप्लाई के ऊपर, कितनी आपकी सप्लाई आ रही है। ठीक है। ये हो गया हमारा सीरीज मैग्नेट। आगे चलेंगे हम लोग रोटेटिंग मैकेनिज्म की ओर। रोटेटिंग मैकेनिज्म क्या है? तो रोटेटिंग मैकेनिज्म के लिए हम लोग ने यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया हुआ है ये देख लो आप। यहाँ पे ये रहा डिस्क। ये डिस्क जो है ये हमारी डिस्क है ना? ये जो डिस्क रहती है बहुत ही पतली सी, कौन से मटेरियल की डिस्क रहती है? तो ये एल्यूमिनियम की रहती है ना? एल्यूमिनियम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है रोटेटिंग मैकेनिज्म, लाइट एल्यूमिनियम डिस्क इज यूज्ड विच इज प्लेस्ड ऑन स्पिंडल। स्पिंडल के ऊपर हम लोग लाइट एल्यूमिनियम डिस्क ये यूज करते हैं। एल्यूमिनियम का खासियत क्या है? पहली बात तो इसका वेट क्या होता है? लेस होता है। ठीक। दूसरी बात ये कि एल्यूमिनियम एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, नॉन मैग्नेटिक है। ठीक है। इस वजह से हम लोग एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। ठीक। द रिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑन द डिस्क इज प्रोड्यूस, रिफ्लेक्टिंग नहीं है ये डिफ्लेक्टिंग है। ठीक है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑन द डिस्क इज प्रोड्यूस बाय द इंटरेक्शन बिटवीन द फ्लक्सेस एंड द एडी करंट दे इंड्यूस इन द डिस्क। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है किसका? फ्लक्स का। फ्लक्स कहाँ से आ रही है भैया? ये देख लो, प्रेशर कॉइल बना। प्रेशर कॉइल की बनने की वजह से क्या हो गया? प्रेशर कॉइल जैसे ही बनेगा तो प्रेशर कॉइल क्या करेगा? अपना फ्लक्स प्रोड्यूस किया, है ना? यहाँ पे जब ये कॉइल बनी, मैग्नेटिक फील्ड बनी, तो यहाँ से अपना फ्लक्स प्रोड्यूस किया। ये फ्लक्स क्या है हमारी? ये फ्लक्स हमारी क्या है? 5P। ठीक। यहाँ से सीरीज मैग्नेट है, सीरीज मैग्नेट क्या करेगी? अपनी खुद की फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी, और ये जो फ्लक्स क्या है? 5C। ठीक है। ये फ्लक्स जो है
जब इस डिस्क के साथ इंटरेक्ट करेगा तो इसके अंदर, किसके अंदर, इस डिस्क के अंदर एक करंट फ्लो होगी, एडी करंट। सिमिलरली ये जो फाइसी फ्लक्स है ये इस डिस्क के साथ इंटरेक्ट करेगा तो इसके अंदर एक करंट फ्लो होगी, क्या, एडी करंट। इसके वजह से, फाइव सी की वजह से एडी करंट यहाँ फ्लो होगी, फाइव पी की वजह से एडी करंट यहाँ फ्लो होगी। इन दोनों की वजह से एक फ्लक्स ये प्रोड्यूस करेगा, हमारा करंट फ्लो हो रही है, ईएमएफ है तो फ्लक्स है। और उन दोनों का जो इंटरेक्शन रहता है, इसकी वजह से फ्लो होने वाली करंट का प्लस और इसका जो फ्लक्स है, इनका जो इंटरेक्शन होता है, उसकी वजह से हमारे पास दो टॉर्क प्रोड्यूस होते हैं। टॉर्क एक क्योंकि प्रेशर कॉइल की वजह से प्रोड्यूस हुआ, एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है ड्यू टू करंट कॉइल। और दोनों टॉर्क का जो डायरेक्शन रहता है वो एक दूसरे के अपोजिट रहती है। जिस टॉर्क का वो ज्यादा रहता है, क्या नाम है, कि जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा रहता है वो दूसरे को सरपास करती है और उस डायरेक्शन में हमारी डिस्क रोटेशन स्टार्ट करती है। क्लियर? तो ये सिंपल सा फंडा है, आप इससे ज्यादा मत जानिए, ज्यादा आपको जरूरत नहीं है ना? So deflecting torque on the disc is produced by interaction between the fluxes and the eddy current they induce in the disc. तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो डिस्क रोटेट करता है वो किस वजह से रोटेट करता है, तो वो रोटेट करता है बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ फ्लक्स। कौन सी फ्लक्स? फ्लक्स जो क्या बोलते हैं, शंट मैग्नेट ने, फ्लक्स जो सीरीज मैग्नेट ने प्रोड्यूस की, एंड एडी करंट। एडी करंट कौन सी? एडी करंट जो इन फ्लक्सेस की वजह से उस डिस्क के अंदर इंड्यूस हुई। ठीक है, तो ये हमारा रोटेटिंग मैकेनिज्म हुआ। इसी रोटेटिंग मैकेनिज्म के साथ में हम क्या कर देते हैं, इसी रोटेटिंग मैकेनिज्म को हम लोग स्पिंडल में कनेक्ट कर दिए और स्पिंडल के साथ में यहाँ पे रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म कनेक्टेड है, जो कि विद द हेल्प ऑफ अ गियर हम लोग ने लगा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट ब्रेकिंग मैकेनिज्म। ब्रेकिंग मैकेनिज्म क्या है कि जब आपका मीटर यूज में ना हो, है ना, तब उस समय जो आपका मीटर है वो यूज गोल गोल नहीं घूमना चाहिए, है ना। तो उस समय जो ब्रेकिंग का काम है वो कैसे होता है, तो ब्रेकिंग जो है, मैंने यहाँ पे आपको शुरुआत में ही दिखाया था कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ब्रेकिंग मैग्नेट का यूज करते हैं। और वो ब्रेकिंग मैग्नेट कैसा रहता है, एक परमानेंट मैग्नेट रहता है। तो इस परमानेंट मैग्नेट के हेल्प से हम क्या करते हैं, ब्रेकिंग मैकेनिज्म अपना ब्रेकिंग प्रोवाइड कराता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए ब्रेकिंग डिवाइस विच इज यूजुअली ए परमानेंट मैग्नेट। एक परमानेंट मैग्नेट रहती है ना, पोजिशन नियर द एज ऑफ एल्यूमिनियम डिस्क, नियर द एज ऑफ एल्यूमिनियम डिस्क, स्टेज नहीं, नियर द नियर द एज ऑफ एल्यूमिनियम डिस्क। ठीक, ये हमारा ब्रेकिंग मैकेनिज्म है। थर्ड ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये बोल्ड में नहीं है, छूट गया है, ये हमारा रजिस्टरिंग मैकेनिज्म। ठीक है, फोर्थ, मतलब सॉरी, फोर्थ इज रजिस्टरिंग मैकेनिज्म। तो रजिस्टरिंग मैकेनिज्म क्या करता है, इट काउंट्स द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय द डिस्क। जितने बार डिस्क घूमा, कितने बार डिस्क ने पूरा कंप्लीट एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया, वो हमको कौन रजिस्टर करके बताएगा, रजिस्टरिंग मैकेनिज्म बताएगा। ए कंटिन्यूअसली रिकॉर्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय द रोटेटिंग सिस्टम। तो जो आपका ये रोटेटिंग सिस्टम था स्पिंडल का, ये कितना रोटेट किया, उसका एक कंटिन्यूअस रिकॉर्ड, और प्रीवियस रिकॉर्ड में हर एक चीज को ऐड करते जाएगा। जैसे एक बार रोटेट किया तो एक, अब फिर से रोटेट किया तो फिर दो, ऐसे करके कम्युलेटिवली उसके साथ ऐड करने जाता है ये। ठीक है, ये होता है हमारा रजिस्टरिंग मैकेनिज्म। क्लियर है? तो ये था हमारा क्या, डिफरेंट पार्ट्स, या बोलना चाहिए डिफरेंट जो मैकेनिज्म्स हमको रिक्वायरमेंट रहती है किसी एनर्जी मीटर के अंदर। एक हम लोग सिंपल सा चीज देख लेते हैं कि हाउ एनर्जी मीटर वर्क्स, वर्किंग ऑफ एनर्जी मीटर। क्लियर? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक एनर्जी मीटर वर्क कैसे करता है। मैं आपको यहाँ पे वो चीजें लिखी हुई है, मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। क्या हो रहा है सबसे पहले, जस्ट अ मिनट। द एनर्जी मीटर हैज ए एल्यूमिनियम डिस्क हुज रोटेशन डिटरमाइंस द पावर कंजम्पशन ऑफ द लोड। ठीक है, तो इस एनर्जी मीटर का क्या है, एक एल्यूमिनियम डिस्क है। ये डिस्क जितना ज्यादा रोटेट करेगा उतना यहाँ पे क्या होगा, नंबर, यहाँ पे ये नंबर इंक्रीज होने लग जाएंगे। जितना ये डिस्क रोटेट करेगा उतना ये नंबर यहाँ पे इंक्रीज होने लग जाएगा। क्लियर? द डिस्क इज प्लेस्ड बिटवीन द एयर गैप ऑफ द सीरीज एंड द शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ पे हमारी सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये रही शंट मैग्नेट, ये रही हमारी सीरीज मैग्नेट। ठीक है, और इनके बीच में जो एयर गैप था वहीं पे हम लोग ने ये एल्यूमिनियम के डिस्क को, जिसका रोटेशन बताएगा कि कितना हम लोगों ने एनर्जी कंज्यूम किया है, उस डिस्क को हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। द शंट मैग्नेट हैज प्रेशर कॉइल एंड द सीरीज मैग्नेट हैज करंट कॉइल। ये हम ऑलरेडी जान रहे हैं कि शंट मैग्नेट में हम प्रेशर कॉइल लगा को प्रेशर कॉइल लपेट के रखते हैं, सीरीज मैग्नेट में
करंट कॉइल लपेट के रखते हैं। द प्रेशर कॉइल क्रिएट्स द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द सप्लाई वोल्टेज। तो हमारी जो प्रेशर कॉइल रहती है, हमारी जो प्रेशर कॉइल रहती है वो एक क्या करती है, मैग्नेट फील्ड प्रोड्यूस करती है, दैट मींस दैट फ्लक्स प्रोड्यूस करती है, जो कि प्रोपोर्शनल होता है किसके, सप्लाई वोल्टेज का, है ना, क्योंकि वो उसके अक्रॉस पैरेलली कनेक्टेड है भाई। करंट कॉइल जो रहती है वो एक फ्लक्स प्रोड्यूस करती है, जो कि डिपेंड करता है किसके ऊपर, लोड करंट के ऊपर, किसके ऊपर कि लोड कितना करंट ले रहा है उसके ऊपर। द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय द वोल्टेज कॉइल लैग्स 90 डिग्री बिहाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट कॉइल, causing एडी करंट टू बी इंड्यूस्ड इन द डिस्क। तो जो हमारा जो डिस्क रहता है उसके अंदर एडी करंट इंड्यूस होता है बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल कॉइल है या वोल्टेज कॉइल है वो क्या करता है, 90 डिग्री लैग करता है बिहाइंड। किसकी वजह से, वो हम लोगों ने कॉपर शेडिंग बैंड्स लगाई उसकी वजह से, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, एडी करंट इंड्यूस होते हैं। अब ये जो एडी करंट इंड्यूस हुए हमारे कॉइल में, ये जब इंटरैक्ट करेंगे विद द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय सीरीज मैग्नेट एंड शंट मैग्नेट, एडी करंट जो प्रोड्यूस हुआ वो क्या कर रहा है, उनका जो इंटरेक्शन होगा सीरीज मैग्नेट और शंट मैग्नेट के फ्लक्स के साथ में, तो क्या होगा, वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और वो जो टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, वो टॉर्क, दो टॉर्क होंगे, टॉर्क T1 एंड टॉर्क T2। मैं इक्वेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, आप सुनो ये बस। टॉर्क T1 एंड टॉर्क T2 दोनों टॉर्क एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं, और जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उस डायरेक्शन में डिस्क रोटेट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन द डिस्क इज प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड वोल्टेज ऑफ द कॉइल। तो जो इस डिस्क के ऊपर फोर्स एक्ट करती है वो इनडायरेक्टली क्या होता है, कितनी करंट और कितना वोल्टेज उसके क्रॉस लगा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। A permanent magnet regulates the disk rotation by opposing the movement, balancing it to the with the power consumption। तो हमने एक परमानेंट मैग्नेट लगाया है जो कि हमारा एक ब्रेकिंग मैग्नेट है। उसका काम क्या है कि कितना हम लोगों ने एनर्जी, कितना जो डिस्क रोटेट कर रहा है वो डिस्क का रोटेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, जब हम लोग उसको कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो हमारा डिस्क रोटेट ना करे या ओवर रोटेट भी ना करे। क्लियर है। तो ये रहता हमारा वर्किंग ऑफ एनर्जी मीटर। सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एक इसके अंदर आपको जब भी आपका एनर्जी मीटर वर्क करेगा तो आपको एक फिनोमिना देखने को मिलेगा जिसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज क्रीपिंग। इसके बाद हम लोग एक और चीज जानेंगे, दैट इज मीटर कांस्टेंट, ठीक है। इन सम मीटर ए फिनोमिना कॉल क्रीपिंग में ऑकर इवन व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। इसका मतलब क्या है कि जब हमारा जो करंट कॉइल है, देख लो भैया कहाँ है हमारा करंट कॉइल, कहाँ गया जी, ये मेरा करंट कॉइल है नीचे वाला, ठीक है। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है, दिस मींस दैट यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। जब यहाँ से कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रही होगी ये पूरे पार्ट से, तो यहाँ पे सीरीज मैग्नेट के अंदर करंट नहीं फ्लो करने की वजह से यहाँ पे कोई भी फ्लक्स नहीं बन रहा होगा, है ना। लेकिन उस समय भी क्या होता है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमारा ये जो प्रेशर कॉइल है ये तो एनर्जाइज है अभी भी, क्योंकि ये जो सप्लाई के क्रॉस लगा है, प्रेशर कॉइल का लोड से कोई लेना देना है नहीं। इस वजह से हमको क्या देखने को मिलता है, एक कंटिन्यूअस रोटेशन आपको देखने को मिलेगा। किसका, आपको उस डिस्क का एक कंटिन्यूअस फ्लो रहेगा, लेकिन वो डिस्क रोटेट करते रहेगी, ठीक है। वो किस वजह से होती है, बिकॉज ऑफ दी ओवर कंपनसेशन ऑफ फ्रिक्शन। हम लोग जो फ्रिक्शनल लॉस है उसको कंपनसेट करने जाते हैं, कोशिश करते हैं कि जो फ्रिक्शन लॉस की वजह से हमारा डिस्क रोटेट कम कर रहा होगा उसको कंपनसेट किया जाए। तो वो ओवर कंपनसेट अगर हम कर देंगे तो आपको क्रीपिंग देखने को मिलेगा। क्रीपिंग किस वजह से होती है, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है, एक्सेसिव फ्रिक्शन की वजह से होती है, या ओवर वोल्टेज की वजह से होती है, ठीक है। अब इस क्रीपिंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, क्रीपिंग से बचने के लिए ये समझ लो, ये मेरा एल्यूमिनियम डिस्क है ना, तो ये एल्यूमिनियम डिस्क बहुत ही गंदा सा बना, ये जो मेरा एल्यूमिनियम की डिस्क है, तो इस एल्यूमिनियम की डिस्क के अपोजिट एंड पे हम क्या कर देते हैं, सर होल बना देते हैं। अब जब भी मेरा जो मैग्नेट है इस होल के ऊपर आएगा, तो ये मैग्नेट नॉर्थ और साउथ के बीच में एक लिंक बन जाएगी, है ना, क्योंकि भैया दोनों के बीच में क्या हुआ, होल मिला इसको, तो वहां पे नॉर्थ और साउथ के बीच में एक लिंक बन जाएगी, जो कि इसको आगे फर्दर रोटेशन करने से रोकती है, धीरे धीरे करके उसको रोक लेती है, ठीक है। टू प्रिवेंट क्रिपिंग स्मॉल होल्स आर ड्रिल्ड इन द डिस्क विच स्टॉप्स इट्स मोशन अंडर पोल्स एज। तो जब भी ये अपने, वो जो पोल रहते हैं, ऐसे डिस्क रहती है इसके ऊपर ये पोल रहता है, जैसे ही यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये होल मिला तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ के बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंक हो जाएगा, और ये इस डिस्क को आगे फर्दर रोटेट करने से रोकने की कोशिश करती है, ठीक। आप ऐसा कर सकते हो कि आप एक डिस्क, दो होल क्रिएट करो, या आप ऐसा कर सकते हो कि ये अपोजिट एंड पे दो मैग्नेट क्या लगा दो, दो आयरन के पीसेस लगा दो। बट आयरन के पीस लगाने से क्या होगा, इसका वेट बढ़ जाएगा, इस वजह से हम लोग वो आयरन का पीस वाला जो प्रोसीजर है उसको यूज ना करके दो होल्स करते हैं, ठीक।
तो आपके एग्जाम में पूछेगा क्रीपिंग किस वजह से होती है, तो क्रीपिंग होता है क्या, ओवर कंपनसेशन ऑफ फ्रिक्शन की वजह से होती है। सेकंड, क्रीपिंग को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो क्रीपिंग को दूर करने के लिए आपका जो एल्यूमिनियम डिस्क है, आप उसके अपोजिट दो एंड्स में आप होल कर दीजिए, तो आपका क्रीपिंग क्या है वो रुक जाएगी। क्लियर? आई होप आपको यहां तक के सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं व्हाट इज मीटर कांस्टेंट। ठीक है, मीटर कांस्टेंट क्या है, क्यों है, क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे अभी। मीटर कांस्टेंट, मीटर कांस्टेंट क्या चीज है? मीटर कांस्टेंट का मतलब होता है कि देखो, जब ये मैन्युफैक्चरर ने इसको बनाया, या जब ये मीटर बना रहा होगा, तो तब उसने क्या किया होगा, इसको किसी स्टैंडर्ड के साथ में कंपेयर किया होगा, है ना। जब स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया होगा तो इसको मालूम चला होगा कि भाई मेरा डिस्क ना जब इतने बार 10 बार 20 बार 30 बार 32 35 जो भी इतने बार रोटेट करेगा, तब हम लोग मानेंगे कि 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी कंज्यूम हुई है। ठीक। तो अब ये मीटर कांस्टेंट हर किसी की मीटर के लिए हर एक अलग अलग जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसके अकॉर्डिंग मीटर कांस्टेंट अलग अलग हो सकता है। ठीक है, हो सकता है किसी में मीटर कांस्टेंट 100 ही हो, मतलब जब आपका 100 रेवोल्यूशन हो जाए, जब डिस्क आपकी 100 बार घूम जाए, तो इसको मान लेना है कि आपने 1 यूनिट एनर्जी कंज्यूम कर ली है। हो सकता है किसी का 10 ही हो, तो उसमें क्या होगा कि अगर आपका मीटर जो डिस्क है वो 10 बार गोल घूम गया, इसका मतलब आपने 1 यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर ली है। तो इसको कहा जाता है मीटर कांस्टेंट। ठीक है, तो मीटर कांस्टेंट मतलब क्या, द नंबर ऑफ टर्न्स, द नंबर ऑफ टर्न्स की जगह रेवोल्यूशन ज्यादा अच्छा वर्ड है, revolutions that should be made, that should be made by the disk, by the disk in order to indicate, in order to indicate 1 kilowatt hour, 1 kilowatt hour, indicate exactly बोलना चाहिए, exactly 1 kilowatt hour, that is 1 unit of energy consumption। 1 यूनिट आपने एनर्जी कंज्यूम की, वो कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से आपको मालूम चलेगा, वो हमारा मीटर कांस्टेंट होता है। जो इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट है, ये क्या है, किलो वॉट आवर पर, सॉरी, रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर, रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में इसका यूनिट पूछा जा सकता है, आपसे एग्जाम में लिख देगा कि मीटर कांस्टेंट क्या होता है, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, है ना। तो ऐसा करके किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्पीड ऑफ डिस्क जो होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी कंज्यूम। ठीक है, तो स्पीड ऑफ डिस्क जो है इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, प्रोपोर्शनलिटी साइन मैंने हटाया, एनर्जी कंज्यूम, देयरफॉर आप कह सकते हो के इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड पर के इज इक्वल टू स्पीड ऑफ डिस्क अपॉन एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, यही हमारा के जो है, ये हमारा क्या है, मीटर कांस्टेंट है। और इसी से हम लोग को मिला, ये स्पीड ऑफ डिस्क आपको कैसे मिलेगी, रेवोल्यूशन से, है ना। और आपको ये किससे मिलेगा, किलोवाट आवर से। ठीक है, अगर आपका जो मीटर कांस्टेंट है, अगर मतलब मेरा कहने का मतलब है, दो एग्जांपल मैं आपसे लेता हूँ। एग्जांपल पहला, किसी एक का मीटर कांस्टेंट 100 है, और दूसरा जो है उसका मीटर कांस्टेंट है 1000। तो जो 1000 वाला है, ये 1000 अगर किसी का मीटर कांस्टेंट है, तो ये जो है ना कंज्यूमर के लिए एडवांटेजियस होता है, कंज्यूमर के लिए एडवांटेजियस होता है, और पावर सप्लाई करने वाला जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके लिए डिसएडवांटेजियस है।
वहीं पे अगर अगर आपका मीटर कांस्टेंट कम रहेगा तो ये आपके क्या है, जो सेलर है या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जो आपकी, उसके लिए क्या रहता है, एडवांटेजियस रहता है, मतलब उसको ज्यादा पैसा आपसे मिलेगा। और आपको यहाँ पे जब आपके नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ज्यादा रहते हैं, मीटर कांस्टेंट ज्यादा रहता है, तो आपको फायदा मिलता है। क्लियर? चलिए, सो दैट्स वाज ऑल अबाउट आवर एनर्जी मीटर। तो एनर्जी मीटर में आपको इन सब चीजों को ही ज्यादा समझने की जरूरत है ना? इससे रिलेटेड और कुछ चीजें रहेंगी, ऐसा तो अभी कुछ है नहीं। बट एनर्जी मीटर से हम लोग जो क्वेश्चंस वगैरह जब डिस्कस करेंगे तो वहां मैं आपको इसके और जो इम्पोर्टेंट इसके कॉन्सेप्ट्स है वो मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हमारा जो मेगर वाला पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक, चलिए टाटा।